भोलापन। क्या अलबिंदर का दिल सही जगह है? मैं माधुरी से यह सवाल सुनकर काफी हैरान था। यह उस समय की बात है जब सीरीज बी फंडिंग राउंड के बाद अलबिंदर और सौरभ ने उनके शेयर्स की सेकेंडरी सेल्स की, जिनसे उन्हें लिक्विडिटी मिली। उन दोनों ने फिर रेंज रोवर खरीदी, और तो और माधुरी के परिवार ने उन्हें करनाल से एक अच्छी डील दिलाई। और मेरी ज्वाइनिंग से पहले जो ओरिजिनल टीम थी, उन्हें भी उनके एफर्ट्स के लिए BMW दी गई। पहली बार मैं रुका और मैंने देखा कि इतना काम और मेहनत के बाद भी मुझे कोई भी मॉनेटरी फायदा नहीं हो रहा था। मेरे शेयर्स का भी मुझे ग्रांट नहीं मिला था, तो मेरे पास उन्हें बेचने का भी कोई मौका नहीं था। मैं बस अपने काम में इतने अच्छे से लगा हुआ था कि मैंने इन सब चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि मैं उस बंदे पर भरोसा करता था। हालांकि माधुरी को ऐसा फील हुआ कि अलबिंदर ने मेरे रोल को एक्नॉलेज नहीं किया, और यह नहीं देखा कि मेरी ज्वाइनिंग के बाद कंपनी की 10 गुना ग्रोथ हुई। काफी समय बाद मुझे भी रियलाइज हुआ कि अलबिंदर नए लोगों को ज्वाइन करवा रहा है, और वो CXO भी नहीं है, फिर भी उन्हें करोड़ों में सैलरी मिल रही है, जबकि मैं अपनी ओरिजिनल सैलरी 40 लाख रुपए ही ले रहा था। यह जून 2016 की बात है, जब मैंने दिल से अलबिंदर से बात की और उससे डायरेक्ट पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसका जवाब आया, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने उसे याद दिलाया कि मैं एक $350 मिलियन की कंपनी का CFO हूं और मेरी सैलरी सिर्फ 40 लाख है। फिर मुझसे माफी मांगी गई और मुझे एक एक्सप्लेनेशन दिया गया कि उसके ध्यान में नहीं आया, और अब मुझे जाकर मेरी सैलरी रिवाइज करनी थी। एक CFO के रूप में मैंने कंपनी के एक्सपेंसेस को देखा और फिर अपनी सैलरी को 75 लाख कर दिया। फिर भी यह सैलरी मेरी एमेक्स की 80 लाख की सैलरी से कम ही थी। मेरे ESOPs को भी अभी तक रिवाइज नहीं किया गया था, क्योंकि अलबिंदर को लगता था कि अभी इन्वेस्टर्स के पास यह प्रपोजल ले जाने का सही समय नहीं है। अब अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो मुझे लगता है कि वो मेरा भोलापन था कि मैंने चीजों को उनकी फेस वैल्यू पर लिया। मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ तो रुकी हुई थी, लेकिन बिजनेस के टर्म्स में हमने दिन के 30 ऑर्डर से दिन के 30,000 ऑर्डर्स तक प्रोग्रेस किया, और अब हम 30 सिटीज में भी थे। एक स्मॉल वेयरहाउस से जहां पर हमने हमारी जर्नी शुरू की थी, अब हम एक 50,000 स्क्वायर फुट के ऑफिस में थे, वो ऑफिस जिसे बनाने में मैंने हेल्प की थी। और तो और काम को लो कॉस्ट में तेजी से करवाने के लिए मैंने माधुरी को भी इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व किया, जो उस वक्त अपने फर्निशिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही थी। यह प्रोजेक्ट उसने नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पर किया था। हमने उस ऑफिस को सिर्फ 3 महीने में ही बना डाला, और वो भी 1.5 करोड़ के अंदर। और तो और हमारे इन्वेस्टर्स में से एक टाइगर ग्लोबल के कल्याण कृष्णमूर्ति ने भी उस समय हमारे नए ऑफिस को विजिट किया था। उन्होंने हाल ही में बेंगलुरु में टाइगर ग्लोबल के लिए 30,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस बनाया था, जिसमें रिट्रैक्टेबल नेट वाला एक क्रिकेट पिच भी था। उन्होंने क्यूरियोसिटी से मुझे पूछा, इस ऑफिस को बनाने में तुम्हें कितना खर्चा लगा? यह सुनकर कि इस ऑफिस को हमने सिर्फ 1.5 करोड़ में बनाया है, उन्होंने मुझसे फिर से पूछा कि क्या मैं पूरा अमाउंट बता रहा हूं या सिर्फ GST अमाउंट बता रहा हूं, क्योंकि टाइगर ग्लोबल ने उनके नए ऑफिस को बनाने में 12 करोड़ लगाए थे। उन्होंने जितना GST पे किया, उससे कम में हमने हमारा पूरा ऑफिस बना डाला था। यह हमारे कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में साफ बता रहा था। माधुरी ने इसके बाद और भी प्रोजेक्ट लिए, और उसने माइक्रोमैक्स के राहुल शर्मा के फार्म हाउस का प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया। उसने मुझे बताया कि वो प्रोजेक्ट बहुत ही शानदार बना है, इसलिए मैं खुद को वहां जाकर उसे देखने से रोक नहीं पाया। माधुरी के हस्बैंड के रूप में मैं उसका सामान देने के लिए वहां गया, और जब मैंने वो जगह देखी तो मैं बहुत हैरान हो गया। उधर एक गोल्फ कोर्स भी था। बाद में यह जगह बॉलीवुड एक्ट्रेस असिन का घर बन गया। ग्रोफर्स के बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो हमने मार्केट प्लेस मॉडल, जहां पर हम कोई इन्वेंट्री स्टॉक नहीं कर रहे थे, वहां से शिफ्ट होकर अब खुद के डार्क स्टोर बनाने शुरू किए। मार्केट प्लेस मॉडल का एक बड़ा डिसएडवांटेज यह था कि शॉपकीपर्स की इन्वेंट्री लाइव नहीं थी। कई बार ऐसा होता था कि ऑर्डर मिलने के बाद जब हमारा फील्ड एजेंट दुकान से ऑर्डर पिक करने जाता तो उसे कुछ ही प्रोडक्ट्स मिलते। इससे सिर्फ हमारे ऑपरेशनल इश्यूज ही नहीं हो रहे थे, बल्कि हमारे कस्टमर्स के साथ टर्म्स भी खराब हो रहे थे। हालांकि रेगुलेशंस एक फॉरेन की एंटिटी को इंडिया में रिटेल बिजनेस करने के लिए अलाउ नहीं करते थे, और उस वक्त तक ई-कॉमर्स के रेगुलेशंस आने बाकी थे। इसलिए मैंने FDI कंप्लेंट स्ट्रक्चर बनाने पर काम किया, जिससे हम इन्वेंट्री रखकर बिजनेस कर पाएं। इसके लिए मैंने सिंगापुर होल्डिंग कंपनी की एक और सब्सिडियरी बनाई, जिसका नाम हैंड्स ऑन ट्रेड यानी हॉट था। मैंने इंडिया की कुछ इंटरमीडिएट कंपनीज को भी इकट्ठा किया।
तो जब ग्रोफर्स इंडिया पर कोई ऑर्डर प्लेस करता, तब हॉट होलसेल एंटिटी इंटरमीडिएट एंटिटी को सेल करती और बदले में इंटरमीडिएट एंटिटी कस्टमर के लिए एक इनवॉइस इशू करती। न केवल मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया, बल्कि ये टेम्पलेट Amazon जैसे दूसरे ई कॉमर्स प्लेयर भी काम में लेने लगे। बाद में जब गवर्नमेंट ने 100% फॉरेन ओन्ड कंपनीज को भी एक लाइसेंस के जरिए फूड रिटेल बनाने के लिए अलाउ किया, तो मैंने ये ध्यान रखा कि ये लाइसेंस फॉरेन एंटिटीज में सबसे पहले ग्रोफर्स को ही मिले। ग्रोफर्स और बिग बास्केट का प्रपोज्ड मर्जर। 2016 के मिड में ग्रोफर्स का बिजनेस ठप पड़ने लगा। हम हर महीने 3 से 4 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर रहे थे, लेकिन हर महीने हमारे खर्चे 4 से 5 मिलियन डॉलर के हो रहे थे। 2016 में फ्लिपकार्ट भी मुश्किल दौर से गुजर रहा था, जब स्नैपडील फ्लिपकार्ट की डील ऑन और ऑफ हो रही थी और ओवरऑल फंडिंग सिनेरियो भी कम होता जा रहा था। 2017 की जनवरी तक सॉफ्ट बैंक, जिसने स्नैपडील में अपने हाथ जलाए थे, वो भी अब नर्वस होने लगा था। निकेश अरोड़ा उस समय सॉफ्ट बैंक के प्रेसिडेंट थे और सॉफ्ट बैंक की रैंक्स में ग्रोफर्स को निकेश की लेगेसी कंपनी माना जाता था। मैंने रियलाइज किया कि सॉफ्ट बैंक अब और पैसा नहीं लगाने वाला है। फिर मैंने सॉफ्ट बैंक में मेरे काउंटरपार्ट विकास पारेख को ग्रोफर और बिग बास्केट के मर्जर के लिए सजेस्ट किया, जिन्होंने आने वाले सालों में मासा सान के साथ वी वर्क पर काम किया। बिग बास्केट ने अपना लास्ट फंडिंग राउंड कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ रेस किया था। क्योंकि वो अब सॉवरेन फंड तक चले गए थे, तो ये साफ था कि उनके पास अब कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए नहीं बचे हैं। एक कंबाइंड एंटिटी के तौर पर मुझे विश्वास था कि हम आसानी से बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पर पहुंच सकते हैं। मैंने इस प्रोजेक्ट पर मार्च से जुलाई 2017 तक डिटेल में काम करना शुरू किया और दोनों कंपनी के वैल्यूएशन रेशियोज पर भी मैंने काम किया। हालांकि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी थे जो इस रास्ते में आने वाले थे। अलीबाबा से फंडेड पेटीएम ने फरवरी 2017 में चाइना के टी मॉल से इंस्पायर्ड एक B2C मॉडल पेटीएम मॉल को सेटअप किया और इस प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारा पैसा जला दिया। वो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे और ई कॉमर्स स्पेस में एक मजबूत जगह बनाने में लगे हुए थे। उनके हिसाब से बिग बास्केट उन्हें एक इन्वेस्टमेंट दिख रही थी, जिससे उन्हें ऑनलाइन से ऑफलाइन स्ट्रैटेजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। फिर पेटीएम मॉल और बिग बास्केट की डील हुई, जिसमें पेटीएम मॉल ने बिग बास्केट के 40% स्टेक खरीद लिए। मधुर देवड़ा का धन्यवाद है, जिन्होंने उस वक्त पेटीएम को एक CFO के रूप में ज्वाइन कर लिया था और वो बिग बास्केट को बहुत अच्छे से जानते थे, क्योंकि सिटी उनका इन्वेस्टमेंट बैंकर था। एक बार जब ये डील पूरी हो गई तो मुझे पता था कि अब हमारे पास लड़ने का कोई चांस नहीं है। एक CFO के रूप में हर एक ऑर्डर पर पैसा खोने का मुझे सबसे ज्यादा दर्द था, जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हमारे एवरेज ऑर्डर का साइज 1000 रुपए से 1200 रुपए के बीच में था, जबकि डिस्काउंट के बाद ऐसे ऑर्डर पर हमारा प्रॉफिट सिर्फ 120 रुपए बच रहा था, जिसमें हमें लास्ट माइल डिलीवरी ही 150 रुपए की पड़ रही थी। मैं सबसे पहले हमारे असली हालातों को समझ चुका था और मुझे पता था कि ग्रोफर्स की ग्रोथ स्टोरी सस्टेनेबल नहीं है। अलग होने का वक्त। एक बार जब ग्रोथ होना बंद हो गई तो अक्सर अलबिंदर और सौरभ के बीच में बहस होने लगी थी। इसका एक रीजन यह था कि जिन लोगों को सौरभ ने अपॉइंट किया था वो इतने अच्छे नहीं थे। अलबिंदर को इस बारे में पता था। मैं भी उन लोगों से मिला था और मुझे ऐसा फील हुआ कि कंपनी ने क्वालिटी मैन पावर में इन्वेस्ट नहीं किया है। जब भी मैं सौरभ के रिक्रूट्स पर पॉइंट करता तो वो मुझे इस तरीके से देखता जैसे मैं उसकी अथॉरिटी छीन रहा हूं। और फिर एक दिन उसने अलबिंदर से कहा कि मुझे यहां से निकलने के लिए कह देना चाहिए। अलबिंदर और मेरी फाइनल मीटिंग गुड़गांव के ओबरॉय होटल में थी, जहां पर उसने मुझे सजेस्ट किया कि अब अलग होने का वक्त आ गया है। मुझे उस बात से दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मुझे अब ग्रोफर्स की ग्रोथ स्टोरी में विश्वास नहीं था। लेकिन मैं एक चीज को लेकर क्लियर था कि 2.5 साल इस कंपनी में काम करके इसे इतनी बड़ी वैल्यूएशन पर ले जाने के लिए मुझे मेरे एफर्ट्स का कॉम्पनसेशन तो मिलना चाहिए। लेकिन जो इक्विटी मैंने ईसॉप्स के रूप में रखी थी वो बहुत कम थी। लेटेस्ट वैल्यूएशन के हिसाब से भी वो सिर्फ 2.4 करोड़ थी और उसमें से भी सिर्फ 30% ही ईसॉप्स का ग्रांट दिया गया था। इनिशियली हमने $8 बिलियन की वैल्यूएशन पर 100 करोड़ मुझे देने के प्रॉमिस के साथ शुरुआत की थी। अभी $370 मिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे कम से कम 10 करोड़ की इक्विटी तो मिलनी चाहिए थी। मैंने पूरी फेयरनेस के साथ उनसे कहा कि वो मुझे 1 करोड़ रुपए का सेटलमेंट अमाउंट दे। अलबिंदर मुझे ये अमाउंट ऑफर करने के लिए भी तैयार नहीं था और वो मुझसे नेगोशिएट करने में लगा हुआ था।
मैं अलबिंदर की एक फाउंडर के रूप में बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन उस पॉइंट पर मुझे ऐसा फील हुआ कि इतना कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी मेरे साथ सही नहीं किया जा रहा। कुछ सालों बाद ग्रोफर्स के कई सारे एम्प्लॉयज ने मुझे भारत पेपर ज्वाइन किया और ये उस बात को साबित कर रहा था कि मैंने ग्रोफर्स में बहुत वैल्यू ऐड की थी। मैंने ग्रोफर्स को बहुत ही एंथुसियाज्म के साथ स्टार्टअप वर्ल्ड में घुसने के लिए ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा एग्जिट बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक फेयर डील ऑफर नहीं की जा रही है, तो मेरे पास अलबिंदर को ट्रैक पर लाने के लिए कुछ बैंक अकाउंट्स को ब्लॉक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं ये नहीं सहन कर पा रहा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसकी वैल्यू नहीं की गई, और पैसों से ज्यादा मुझे उस बात का बुरा लग रहा था कि मेरे इतने कंट्रीब्यूशन के बाद भी वो लोग मेरे साथ गलत कर रहे थे। मुझे अब मेरी वाइफ की बात समझ आई कि मैं लोगों पर बहुत जल्द भरोसा कर रहा था, जो मेरे लिए ठीक नहीं था। फिर अलबिंदर ने मुझे 1 करोड़ का सेटलमेंट अमाउंट ऑफर किया और मैं ग्रोफर्स से पूरा ब्रोकन और खुद के ही इंस्टिंक्ट्स पर सवाल करता हुआ बाहर निकला। मुझे नहीं पता था कि आने वाले टाइम में मैं हिस्ट्री का अकेला स्टार्टअप फाउंडर बन जाऊंगा जिसके साथ 2 बार धोखा हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रोफर्स के सेक्टर 32 गुड़गांव ऑफिस में मैं कोटक के सीईओ दीपक गुप्ता से बात कर रहा था और मैंने मेंशन किया था कि हमें शॉपकीपर्स के लिए सिंगल क्यूआर की जरूरत है। मुझे कहां पता था कि इस एक चीज से मैं आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस बनाने वाला था।